हेलो बच्चों, आपके लिए आज हम उत्तल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लेकर आए हैं। हमने पहले वीडियो में आपको अवतल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र निगमन कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं। आज हम उत्तल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र आपको बताएंगे। इसे बोला जाता है n2/v माइनस n1/u दिस इक्वल में n2 माइनस n1/r का निगमन। ये ऐसा भी बोल सकते हैं आप, या तो n/v माइनस 1/u दिस इक्वल n माइनस 1/r का निगमन। तो ये क्वेश्चन इन तीनों में से कोई भी हेडिंग अगर आ जाती है तो आप उत्तल गोली पृष्ठ के लिए निगमन करेंगे। जैसा कि चित्र हम पहले से ही बना दिए हैं, इस चित्र को हम दोबारा से आपको समझा रहे हैं कि ये चित्र कैसे बना है। तो हम इससे पहले वाले पेज पे चलते हैं, चित्र को समझाते हैं कि ये चित्र कैसे बना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक उत्तल गोली पृष्ठ लेते हैं। ये हमारे पास एक उत्तल गोली पृष्ठ है। ये जो उत्तल गोली पृष्ठ है, इसके मध्य बिंदु से जो रेखा जाती है, काल्पनिक रेखा, इसे हम मुख्य अक्ष कहेंगे। और ये जो पॉइंट होता है ये ध्रुव होता है। ये जो गोली पृष्ठ होगा, ये गोली पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। तो इसका एक केंद्र होगा और एक वक्रता केंद्र, जिस केंद्र को ही वक्रता केंद्र बोलेंगे, और वक्रता केंद्र को C से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लेते हैं कि ये जो उत्तल गोली पृष्ठ है, इसके सामने का भाग ये सघन माध्यम है। ये सघन माध्यम हमने लिया है और इसके पीछे हम विरल माध्यम लेते हैं। इसके पीछे विरल माध्यम है, ये हमारा विरल माध्यम है। मान लेते हैं कि सघन माध्यम n2 है। सघन माध्यम को मैं n2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और विरल माध्यम को मैं n1 से प्रदर्शित कर रहा हूं। अच्छा, अब हम एक वस्तु को मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है जो O पर है, मुख्य अक्ष के O पर है, और यहां से पहले प्रकाश की किरण को सीधे गुजार देंगे। और जो भी प्रकाश की किरण सीधे जाएगी, लंबवत होकर जाती है, वक्र ध्रुव से होकर जाएगी, उसका अपवर्तन नहीं होता है, वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। तो प्रकाश की किरण, पहली प्रकाश की किरण सीधे बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण को हम इस प्रकार से आपतित कराते हैं। ये बिंदु A पर टकरा रही है। ये हमारी आपतित किरण है, दूसरी आपतित किरण है। ये दूसरी आपतित किरण है जो कि पृष्ठ के A बिंदु पर टकरा रही है। अब इधर का माध्यम विरल है, इधर सघन है। आपको बताया गया होगा कि जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो सबसे पहली प्राथमिकता है कि यहाँ पर एक अभिलंब बनाएंगे। तो यहाँ पर एक अभिलंब ड्रा करेंगे जो C से होकर जाएगा। ये एक अभिलंब, ये हमारे पास एक अभिलंब हो जाएगा। ये अभिलंब होगा, ये हमारा अभिलंब है, ये हमारी आपतित किरण है। और आपको बताया गया है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में ये जो कोण बनेगा, इसे आपतन कोण I से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा आपतन कोण है। अगर ये सघन माध्यम नहीं होता तो प्रकाश की किरण सीधे जाती, ऐसे इसका मार्ग ऐसे सीधे होता। लेकिन विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब, ये जो अभिलंब हमने बनाया है, अभिलंब की ओर झुकेगी। अभिलंब नीचे की ओर है तो प्रकाश की किरण जाना चाहिए सीधे, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इसका कुछ इस प्रकार से रास्ता मिलेगा। इस प्रकार से ये वाली जो किरण होगी इसे हम अपवर्तित किरण कहेंगे। ये हमारी किरण जो होगी ये अपवर्तित किरण है। और इसी अपवर्तित किरण, एक प्रकाश की किरण सीधे जा रही है, ये अपवर्तित किरण ऐसे जा रही है, दोनों मिलेंगी नहीं।
और जब तक दो किरणें आपस में नहीं मिलेंगी अपवर्तित होने के बाद या परावर्तन होने के बाद, दो किरणें जब तक नहीं मिलेंगी तब तक वहां पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए या तो दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटनी चाहिए या तो दो अपवर्तित किरण। तो हम क्या करेंगे, पहली प्रकाश की किरण को भी पीछे बढ़ाएंगे, ये वाली प्रकाश की किरण को ऐसे पीछे बढ़ाते हैं और इसे भी पीछे बढ़ाएंगे, ये वाली जो प्रकाश की किरण है इसे भी पीछे बढ़ाते हैं और पीछे बढ़ाने पर मान लेते हैं कि यहाँ पर ये मिल रही है, तो जहाँ पर ये मिलेगी वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। ये प्रतिबिंब जो है ये आई बन जाता है और ये मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी, इसी को बोलेंगे आभासी या काल्पनिक बनेगा। आभासी या काल्पनिक और सीधा होगा। प्रतिबिंब जो बनेगा आभासी, काल्पनिक और सीधा प्राप्त होगा। तो यहाँ से इमेज बन जाता है। यहाँ पर अब एक लंब ड्रा कर देंगे जो P के निकट मान लेते हैं वो पॉइंट B है। जैसे ही हमने लंब ड्रा किया यहाँ पर जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। मान लेते हैं कि ये जो प्रतिबिंब बना है यहाँ पर जो बनाया गया कोण अल्फा है, ये जो कोण है ये बीटा है और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो गामा है। ये आई पर जो इमेज जो कोण बन रहा है उसे अल्फा हमने माना है, ओ पर जो कोण बना उसे बीटा मान लिया है और सी पर जो कोण बन रहा है उसे गामा मान लिया। हम यहाँ इसको भी अल्फा कर सकते हैं या इसे बीटा इसे गामा, सीक्वेंस बदल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी निगमन हमारा वही आने वाला है। अब इसी चित्र को हमने पहले वाले पेज पे समझाया है, एक बार चित्र को दोबारा से समझिए। मान लेते हैं कि हमारा ये यम और यन कोई एक उत्तल गोली पृष्ठ है जिसका ये मुख्य अक्ष है और ये जो मध्य बिंदु होता है उसे हम ध्रुव कहेंगे। पृष्ठ के सामने हमने सघन माध्यम लिया है जो n2 नाम दिया है, पृष्ठ के पीछे हमने विरल माध्यम लिया है जो n1 नाम दिया है। मान लेते हैं कि इससे मुख्य अक्ष पर एक कोई वस्तु है जो रखी गई है, वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती है, उसका अपवर्तन नहीं होता है। दूसरी प्रकाश की किरण को हम आपतित कराते हैं जो पृष्ठ ए पर टकराती है। अब ये प्रकाश की किरण जाना चाहिए सीधे सीधे ना जाकर के अभिलंब की ओर झुकेगी, तो हमें इसके वक्रता केंद्र से एक अभिलंब खींच देना है, तो यहाँ पर एक ये अभिलंब का काम करेगा। प्रकाश की किरण जाना चाहिए सीधे, अगर ये विरल होता तो ये सीधे जाती, लेकिन माध्यम हमने लिया है सघन, माध्यम लिया है सघन, तो ये प्रकाश की किरण अब अभिलंब की ओर झुकेगी। तो यहाँ पर ये जो प्रकाश की किरण है अभिलंब ये है हमारा, तो इसकी ओर इतना झुक जाती है, अपने मार्ग से इतना ये प्रकाश की किरण झुक गई है। अच्छा, अब एक प्रकाश की किरण सीधे गई है, एक प्रकाश की किरण इस प्रकार से जा रही है, दोनों आपस में मिलेंगी नहीं और इसको हम पीछे बढ़ाएंगे, पहली वाली प्रकाश की किरण को और दूसरी वाली प्रकाश की किरण को भी पीछे बढ़ाएंगे, तो जहाँ पर ये काटेगी वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। हम क्या करेंगे, ए से लेकर एक अभिलंब ड्रा कर देंगे जो वी नाम देते हैं और ये 90 डिग्री का कोण बन जाता है। मानते हैं कि आई पर अल्फा कोण, यहाँ ओ पर बीटा और सी पॉइंट पर गामा कोण बनता है। और इसके इस जो अभिलंब है इस अभिलंब की ऊंचाई को मैं h मान लेता हूँ। मान लेता हूँ कि अभिलंब की ऊंचाई h है और ये जो P बिंदु है ये लगभग जो B है वो P के पास है, तो कहीं पर अगर V होगा तो आप P लिख सकते हैं या कहीं P होगा तो आप V लिख सकते हैं, क्योंकि P जो है वो B के निकट है। तो अब यहाँ से हम लोग निगमन की शुरुआत करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और जानिए। ध्रुव और वक्रता केंद्र C की जो दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहेंगे, इसे R से लिखेंगे। ये वस्तु है, वस्तु से लेकर ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है ये वस्तु की दूरी होती है, U से लिखा जाएगा। और हमारा ये प्रतिबिंब बना है, तो ये प्रतिबिंब मिला है, यहाँ से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को हम प्रतिबिंब की दूरी लिखेंगे और इसे V से लिखेंगे। तो ये हमारा O से लेकर P तक वस्तु की दूरी, I से लेकर P तक V की दूरी और P से लेकर C तक वक्रता त्रिज्या स्मॉल r की दूरी। तो ये चित्र को हमने फ्रेश पेज पर बनाया है, एक दूसरे पेज पर आपको दिखा रहे हैं।
इस प्रकार से ये हमारा यम और यन कोई एक उत्तल पृष्ठ है। इस प्रकार से ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है, वस्तु से ये प्रकाश की किरण चल रही है, ये प्रकाश की किरण जाना चाहिए सीधे, लेकिन माध्यम इधर सघन है, इधर माध्यम विरल है, तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी, ये अभिलंब की ओर इतना झुक जा रही है। तो अभिलंब की ओर ये जो इतना झुक रही है, ये इसलिए झुक रही है क्योंकि ये सघन माध्यम है, और जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। अगर यही उल्टा होता, सघन से विरल में आती तो अभिलंब से दूर भागती। तो यहाँ पर ये हमारा अभिलंब है, ये अपवर्तित किरण है, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो आर हो जाएगा। अगर ये आर है तो यहाँ पर ये वाला कोण भी आर हो जाएगा, और ये हमारा आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो आपतित अभिलंब और आपतित किरण के बीच में ये जो कोण बनेगा इसे आई। आई का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आई है, और आर जो है ये इतना है। आर जो एंगल बना हुआ है ये अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण और ये हमारा अभिलंब है, तो ये वाला जो एंगल है यही आर है हमारा। तो आर इतना है और हमारा आई जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इसे इस प्रकार से बना दिया गया है। अब हम लोग निगमन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए निगमन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दो माध्यम है, एक विरल माध्यम है, दूसरा सघन। जब भी दो माध्यमों की बात की जाएगी, प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो दो माध्यमों के लिए स्नेल का नियम लगेगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे स्नेल के नियम से। पहला यहाँ लिखा जाएगा स्नेल के नियम से। अगर मैं स्नेल के नियम से लिखूं तो क्या लिखेंगे, n इक्वल होता है साइन आई अपान में साइन आर, और यहाँ प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे में जा रही है, जिसमें से होकर जाती उसको आगे लिखेंगे, जिसमें जा रही उसको पीछे। तो यहाँ 1n2 दिस इक्वल साइन आई अपान साइन आर हो जाएगा, और इसी को लिखा जाता है n2 अपान n1 और इक्वल में साइन आई और डिवाइड बाई साइन आर, ये मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो साइन आई और साइन आर बहुत छोटे कोण हैं, तो यहाँ लिखेंगे आई व आर बहुत सूक्ष्म हैं, बहुत सूक्ष्म कोण हैं, मतलब बहुत छोटे कोण बने हुए हैं। तो हम साइन आई को लगभग आई लिखेंगे और साइन आर को लगभग आर लिखेंगे। तो यदि आई और आर बहुत छोटे कोण होंगे तो जहाँ साइन आई होगा वहाँ ओनली आई लिखा जाएगा, और जो साइन आर होगा वहाँ पे आर लिखा जाएगा। या कहीं पर अगर आर मिलता तो वहाँ पर हम साइन आर लिख सकते, या केवल आई रहता तो वहाँ पे हम साइन आई लिख सकते। तो जहाँ पे साइन आई है वहाँ आई होगा, जहाँ साइन आर है वहाँ पे आर होगा, क्योंकि आई और आर बहुत छोटे कोण हैं। तो मैं इसको अगर यहाँ से लिखूँ तो क्या मिलेगा, इसको देखिए। तो यहाँ पर मिलेगा हमारा n2 अपान में n1 दिस इक्वल, ऊपर केवल आई मिलेगा, नीचे आर मिलेगा, इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। आई का गुणा n1 में करेंगे तो n1 इंटू आई दिस इक्वल n2 का गुणा आर में तो हो जाएगा n2 इंटू आर, समीकरण नंबर हो जाएगा 1। इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब आई और आर का मान हमें निकालना होगा। आई और आर का मान हमें इस त्रिभुज से निकालेंगे, त्रिभुज लेकर। यहाँ पर ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कोण हमारा आई है, और ये छोटा यहाँ पर जो कोण बना हुआ है ये हमारा आर है। अगर मैं यहाँ पर अगर आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पर देखिए ये पूरा कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा आई है, और ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है। यहाँ पर जो कोण बनेगा ये आपका आर कहलाएगा। तो अगर मैं आई को निकालूंगा तो आई को निकालने के लिए यहाँ पर देखिए ये आई वाली लाइन एक, यहाँ पर देखिए आई वाली लाइन ओ को टच कर रही है और ए को, और यहाँ पर ये कोण सी है।
इसका मतलब त्रिभुज जो लिया जाएगा, आई को निकालने के लिए त्रिभुज जो लिया जाएगा वो ओ ए सी लिया जाएगा। ये ओ है, यहाँ ए है और यहाँ पर सी है। तो ओ ए सी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर बना कोण आई है, तो आई जो होगा ये बाह्य कोण होगा। इसको मैं अगर इस त्रिभुज को मैं बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये वाला एंगल हमारा आई है, यहाँ पर ए है, यहाँ आपका ओ है और यहाँ पर हमारा सी है। ये एंगल जो बना हुआ है ये बीटा है और यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है वो गामा है। तो ये जो आई है ये बाह्य कोण है त्रिभुज ओ ए सी का। तो जो बाह्य कोण होता है वो अंदर के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो आई को निकालने के लिए इनको और इनको जोड़ दिया जाएगा, तो आई बराबर मिल जाएगा हमारा बीटा प्लस गामा। तो आई का मान तो डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगा बीटा प्लस गामा। तो हम यहाँ पर इसको राइट करेंगे। तो राइट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ले लेंगे ओ ए सी। त्रिभुज लिया जाएगा ओ ए सी में कौन सा त्रिभुज, एक बार देखिए, ये ओ है, फिर यहाँ ए और यहाँ सी है, और ए वाली लाइन यहाँ पर देखिए ओ ए, ये वाला अभिलंब के साथ जो कोण बना हुआ है ये आई है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बाह्य कोण आई होगा। तो आई जो होगा ये ओ के पास जो कोण बना हुआ है ये बीटा है, बीटा और गामा के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बीटा प्लस गामा। तो हमें आई का मान मिल गया बीटा प्लस गामा। हम आई के बाद आर निकालना है क्योंकि आर का भी वैल्यू हमें चाहिए। तो आर निकालने के लिए अगर मैं आर को देखूं तो ये देखो डॉट डॉट लाइन से बना हुआ है, ये इस पर बना हुआ है आर। तो डॉट डॉट लाइन वाला मतलब अभिलंब और ये कोण बना है। तो ये डॉट डॉट वाली जो लाइन है ये आई तक आई हुई है। तो हमें त्रिभुज लेना पड़ेगा आई ए सी। तो त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज आई ए सी में आई का मतलब ये डॉट डॉट वाली लाइन हमें आपको देखना है यहाँ से, फिर ये वाली लाइन। तो यहाँ पर इसका बाह्य कोण आर है। तो ये बाह्य बहिष्ठ कोण जिसको बोलते हैं आर, इसको आर बनाते हैं। तो ये हमारा स्मॉल आर दिस इक्वल आई के पास कोण अल्फा बना हुआ है और यहाँ पर गामा बना हुआ है। तो हम लिख लेंगे अल्फा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस गामा। अब हमें आई और आर का मान मिल गया। आई और आर का मान ये जो आया है हमारा, इस आई और आर का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे आई व आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 है n1 आई दिस इक्वल n2 आर। तो यहाँ पर हो जाएगा n1 आई का मतलब है बीटा प्लस गामा। तो यहाँ लिख लेंगे बीटा प्लस गामा दिस इक्वल n2 आर का है अल्फा प्लस गामा। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। अब n1 का गुणा बीटा में कराएंगे, फिर इसी n1 का गुणा गामा में होगा। n2 का गुणा अल्फा में कराएंगे, फिर इसी n2 का गुणा गामा में कराया जाएगा। तो इसके बगल में हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं n1 का गुणा बीटा में कराऊं तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा n1 बीटा प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, फिर n1 का गुणा गामा में होगा तो यहाँ लिखा जाएगा n1 गामा इक्वल n2 का गुणा अल्फा में होगा तो लिखा जाएगा n2 अल्फा और प्लस n2 का गुणा गामा में होगा तो लिखा जाएगा n2 गामा। अब क्या होगा, ये जो हमारा गामा है गामा एक साइड कर लेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा n1 गामा, ये प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, n2 गामा दिस इक्वल में n2 अल्फा यही है, ये हमारा प्लस इधर आएगा तो माइनस, राइट में आएगा तो माइनस होगा, मिलेगा n1 बीटा। अब हम गामा और गामा को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ मिलेगा n1 माइनस n2 दिस इक्वल, ये सेम लिखा जाएगा n2 अल्फा माइनस n1 बीटा
समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हमें ये जो समकोण त्रिभुज बना हुआ है, इस समकोण त्रिभुज में अल्फा, बीटा और गामा का मान निकालना होगा। ये जो हमारा समकोण त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज से अल्फा, बीटा, गामा निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं अल्फा निकालूं, अल्फा देखिए ये लंब है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कोण बना हुआ है अल्फा, तो हमें समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। आई यहाँ पर देखिएगा ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इधर भी 90 डिग्री का ये भी एंगल बनेगा। अगर मुझे अल्फा निकालना होगा तो ट्रायंगल लेना पड़ेगा ABI। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज लिया जाएगा आपका ABI में। अगर ABI में हम देखें, इस त्रिभुज को देखें, तो इस त्रिभुज को मैं यहाँ पर बना देता हूँ। यहाँ पर A है, यहाँ B है, यहाँ I है। ये कोण हमारा I पर अल्फा बना हुआ है और ये इसकी ऊंचाई h है। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से tan थीटा लगा दूँ, ये 90 डिग्री है, तो ये लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा। तो tan थीटा के स्थान पे अल्फा लिखना होगा, तो यहाँ लिखेंगे tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब हमारा h है और आधार है IB। और अभी हमने बताया था कि ये जो B है वो P के निकट है, तो जहाँ पर V लिखे रहे हैं वहाँ पर हम P लिख सकते हैं। तो ये लगभग बराबर हम लिख सकते हैं, ये tan अल्फा को h अपान IP, और ये tan अल्फा है, ये बहुत छोटा कोण है, तो tan अल्फा ये लगभग बराबर होगा अल्फा के, और ये बराबर हो जाएगा h अपान IP। तो tan अल्फा, बीटा, गामा ये बहुत छोटे कोण है, तो कहीं पे tan अल्फा मिलेगा तो उसको लगभग अल्फा मानेंगे, tan बीटा मिलेगा तो उसको लगभग tan बीटा मानेंगे, और tan गामा मिलेगा तो उसको लगभग tan गामा मानेंगे। तो यहाँ से हमें tan अल्फा लगभग बराबर होगा अल्फा के, और हो जाएगा h अपान IP। मैं इस चित्र को फिर से इरेज करता हूँ। इसके बाद से हम लोग tan बीटा निकालेंगे, फिर tan गामा निकालेंगे। तो tan बीटा निकालने के लिए यहाँ पर आएंगे हम लोग। ये बीटा एंगल बना हुआ है, तो त्रिभुज लेना पड़ेगा समकोण ABO। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ABO में अगर मैं ABO को बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ O है। ये एंगल आपका है बीटा, ये बीटा है, ये h है और ये आधार है। तो मैं अगर लिखूं tan बीटा, ये लगभग रहेगा बीटा के, और ये बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, मतलब h अपान आधार OB, और जहाँ V है वहाँ P लिखेंगे तो h अपान OP हो जाएगा। ये बीटा का मान मिलेगा h अपान OP, यानी V जो होगा वो P के लगभग बराबर होगा। अब इसी प्रकार से हमें गामा निकाल लेना है, तो अब इसको हम इरेज कर देते हैं एक बार फिर से। ये इरेज कर दे रहे हैं। अब यहां से हमें गामा निकालना, और गामा यहाँ अब देखिए ये वाला, इस वाले ट्रायंगल में आपको गामा नजर आ रहा है, ये वाला जो ट्रायंगल है। इसका मतलब है कि अगर मैं गामा निकालूंगा तो ABC ट्रायंगल लेना पड़ेगा समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पर लिखेंगे tan गामा, ये लगभग बराबर होगा गामा के, और ये बराबर होगा लंब h है और आधार BC है,
तो यहाँ हो जाएगा H अपान वी सी, और V जो होगा वो P के बराबर होगा, तो यहाँ लिखा जाएगा H अपान B जो होगा वो पी सी के बराबर हो जाएगा। यानी जहाँ पर V है वहाँ P हो जाएगा, क्योंकि जो V है वो लगभग P के बराबर है। तो जहाँ जहाँ B होगा, जहाँ जहाँ V होगा वहाँ वहाँ P लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम अल्फ़ा, बीटा और गामा का मान निकाल लेते हैं। हमें अल्फ़ा का मान ये मिल जाता है, बीटा का मान हमें ये मिल जाता है, और गामा का मान हमें ये मिल जाता है। ये अब हम क्या करेंगे, ये जो अल्फ़ा, बीटा और गामा का मान निकला है इसे समीकरण नंबर हम 2 में रख देंगे, और समीकरण नंबर 2 में रखने के बाद सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे और हमारा निगमन हमारा सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए मैं अगले पेज पे चलता हूँ। तो अगले पेज पे लिखना है, लिखेंगे क्या, अल्फ़ा, बीटा व गामा का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो पहले मैं समीकरण नंबर 2 को लिख लेता हूं। समीकरण नंबर 2 आपका, समीकरण नंबर 2 है गामा n1 माइनस n2। समीकरण नंबर 2 है गामा, इसके बाद है हमारा n1 माइनस n2 दिस इक्वल में, आगे देखिए क्या है, इसके बाद है हमारा n2 अल्फा माइनस n1 बीटा। तो आगे है n2 अल्फा माइनस n1 बीटा। अब हम लोग अल्फा, बीटा और गामा का मान रखेंगे। तो गामा का मान हम तो अल्फा, बीटा और गामा का मान हम रख देते हैं। तो देखिए अभी हमने निकाला था अल्फ़ा और बीटा और गामा का मान। अल्फ़ा का मान है H अपान आई पी, और इसका मान है H अपान ओ पी। बीटा का मान है H अपान ओ पी। तो अल्फ़ा के स्थान पे और गामा को देख लेते हैं, गामा का वैल्यू क्या है, गामा है H अपान पी सी। गामा का जो वैल्यू है ये है H अपान में पी सी, और मल्टीप्लाई ब्रैकेट में n1 माइनस का n2 दिस इक्वल, इसके बाद यहाँ लिखा जाएगा n2 मल्टीप्लाई अल्फ़ा। अल्फ़ा देखिए क्या निकला है, अल्फ़ा हमारा निकल कर आया है H अपान आई पी। तो अल्फ़ा के स्थान पे हम राइट करेंगे H अपान आई पी, और माइनस का साइन यहाँ लिखेंगे n1 मल्टीप्लाई बीटा, और बीटा के स्थान पे हो जाएगा H अपान ओ पी। बीटा का मान H अपान ओ पी, एक बार देख लिया जाए, बीटा H अपान ओ पी सही है। अब हम क्या करेंगे, H यहाँ पर भी है, H यहाँ पर भी है, और इसमें, तो यहाँ पर H को अगर मैं कॉमन निकालूँ तो लिखा जाएगा यहाँ से H को आप कॉमन निकालिए तो आपको मिलेगा ब्रैकेट के अंदर 1 अपान पी सी और मल्टीप्लाई n1 माइनस का n2, ये ब्रैकेट के अंदर मिलेगा दिस इक्वल में। यहाँ से H कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा n2 अपान में आई पी माइनस का n1 अपान में ओ पी। अब ये H से ये H हमारा कट जाएगा, तो n1 माइनस n2 बटे पी सी मिल जाएगा, n1 माइनस n2 अपान में पी सी दिस इक्वल, ये है हमारा n2 अपान में आई पी और माइनस का n1 अपान ओ पी। अब हमें केवल पी सी क्या है, आई पी क्या है, ओ पी क्या है, ये सी मतलब वक्रता केंद्र, तो पी से लेकर वक्रता केंद्र के लिए आर लिखना होगा। ये प्रतिबिंब है और ये हमारा वस्तु है। तो इसमें जो चित्र में अगर हम दिखाएं आपको, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो आपतित प्रकाश की किरण ऐसे चल रही है। जब हम
P से C की ओर चलेंगे तो R की वैल्यू प्लस रहेगी, क्योंकि प्रकाश की दिशा में चल रहे हैं और प्रकाश की दिशा में चलने पर जो साइन होता है वो धनात्मक लिया जाएगा। अब जहाँ पर PC रहेगा वहाँ पर हम प्लस R राइट करेंगे। अच्छा, इसके बाद हमें अभी O तक आना, P से लेकर O तक आना है। प्रकाश की किरण चल रही है आपकी तरफ और हमारे उसके अपोजिट, और जब हम विपरीत दिशा में आएंगे तो वहाँ पर P और O मतलब OP जो लिखा जाएगा वो हमारा निगेटिव रहेगा। O मतलब वस्तु है तो U की वैल्यू यहाँ पर -U रहेगी। और यहाँ पर इमेज बना हुआ है तो प्रकाश ऐसे चल रही है तो हमें इसके विपरीत आना है। प्रकाश आपतित प्रकाश ऐसे है, उसके विपरीत हम आएंगे इसकी दूरी को मेजर करने के लिए। इसीलिए P से I मतलब प्रतिबिंब की दूरी है और प्रतिबिंब की दूरी को भी हमें निगेटिव लेना है। तो यानी हमारा हो जाएगा IP की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का V आ जाएगा। यानी PC जहाँ पर है वहाँ प्लस R और OP और IP दोनों माइनस में मिलेंगे। तो हम इसको अगर राइट करें तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मिलेगा N1 माइनस N2, N1 माइनस का N2 बटे में PC का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या, यहाँ कैपिटल R हो जाएगा। दिस इक्वल N2 है और डिवाइड बाई IP, I मतलब प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब के लिए यहाँ पर V रहेगा, माइनस V कर देंगे और माइनस N1 अपान में OP, और O का मतलब होता है वस्तु, तो इसके लिए -U कर दिया जाएगा। अच्छा, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो लिखा जाएगा N1 माइनस N2 डिवाइड बाई R, दिस इक्वल माइनस का N2 बटा V, ये माइनस ऊपर कर देंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा N1 अपान का U। अब क्या किया जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस, इसको लिख देंगे N2 माइनस N1। माइनस कॉमन करने के बाद N2 माइनस N1 बटे R हो जाएगा, और इसमें अगर मैं माइनस कॉमन कर दूं तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, यानी N2 बटा V मिलेगा माइनस का N1 अपान U मिलेगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारा जो सूत्र बन कर आएगा N2 माइनस N1 बटे R, दिस इक्वल N2 बटा V माइनस N1 अपान U। या इसी को आप ऐसा भी लिखिए, इसे ये वाले राइट को पहले लिख लीजिए N2 अपान V माइनस N1 अपान U, दिस इक्वल में N2 माइनस N1 बटे R। ये हमारा उत्तल गोलीय पृष्ठ और अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए सेम सूत्र प्राप्त हो जाएगा। यही हमने अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए भी यही निकलवाया था और यही उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए निकल कर आया है। अब हमें क्या करना होगा, ये जो आया है इसको हम समीकरण नंबर अगर 3 मान लेते हैं तो दोनों पक्षों में अगर मैं N1 से भाग दे दूं समीकरण नंबर 3 के तो क्या होगा, इसके आगे आइए तो लिखेंगे समीकरण 3 में दोनों पक्षों में N1 से भाग देने पर, पहले मैं समीकरण नंबर 3 को लिख लेता हूं। समीकरण नंबर 3 है N2 बटा V माइनस N1 अपान U। समीकरण नंबर 3 है हमारा N2 बटा V माइनस N1 अपान U, दिस इक्वल में है N2 माइनस N1 डिवाइड बाई R। अब ये जो समीकरण नंबर 3 है इसके दोनों पक्षों में N1 से भाग देना है तो भाग लगाएंगे, भाग का मतलब बटा, तो इसको लिखेंगे N2 अपान N1 और पूरे का बटा V माइनस में ये N1 है तो N1 के नीचे N1 आएगा अपान में U, तो यहाँ U हो जाएगा, दिस इक्वल यहाँ पर भी वही N2 अपान N1 माइनस N1 अपान N1 और पूरे का डिवीजन में R हो जाएगा। अब देखिए ये N1 से N1 कट जाएगा, यहाँ N1 से N1 कट जाएगा और कहीं पर भी
n2 अपान n1 रहे तो उसकी वैल्यू हम n लिखेंगे। तो यहां पर लिखा जाएगा तब n2 अपान n1 है तो यहां n हो जाएगा, यानी n डिवाइड बाई v माइनस ये कट गया है तो 1 बचेगा अपान में u दिस इक्वल, यहाँ पर n2 अपान n1 है और n2 अपान n1 को हम n राइट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा n और माइनस का ये कट कर 1 मिलेगा और डिवाइड बाई हो जाएगा r। तो ये कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि n अपान वी माइनस 1 अपान यू दिस इक्वल n माइनस 1 डिवाइड बाई r का निगमन। तो ये इस प्रकार से हमने उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए निगमन को कंप्लीट करा दिया। अब इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, एक एक पेज का स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए। ये मेन पेज है तो मेन पेज का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए एक बार। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। इसके आगे वाला पेज ये हमारा रफ डायग्राम है, ये हमारा रफ डायग्राम है, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। इसके बाद अगला पेज पे आते हैं, यहाँ से कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लास्ट में आप इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और ये जो इम्पोर्टेंट निगमन है ये आपका कंप्लीट हो जाता है। तो हमने दोनों पृष्ठों के लिए निगमन कंप्लीट करा दिया, अवतल के लिए भी और उत्तल के लिए भी, और दोनों का जो फार्मूला है वो सेम निकल कर आया है। यानी किसी एक का फार्मूला याद कर लेंगे तो दोनों के लिए वही अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अलग फार्मूला होगा और उत्तल के लिए अलग होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में आपको हम नए टॉपिक और नए इंपॉर्टेंट निगमन को लेकर आएंगे, क्लास 12th का ही, जो बोर्ड पेपर में 99.9% लगभग आते हैं। किसी न किसी पेपर सेट में वो मिलेगा आपको देखने को। तो आप हर एक निगमन को देखना है आपको। अगर आपको बोर्ड पेपर देना है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अंतिम तक देखिए, बोला यार अंतिम तक चला बारह अरे